वेलकम टू माय चैनल जीएस एनसीईआरटी स्टडी सेंटर चैनल। आज हम लेकर आए सामान्य अध्ययन में राजनीतिक विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर है स्थानीय शासन। ठीक है, और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्थानीय शासन क्या कहलाता है, हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन के बारे में। तो कह रहा है कि स्थानीय शासन क्या कहलाता है, तो स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान करना स्थानीय शासन कहलाता है। भारत में स्थानीय शासन का जो शासन है वो का इतिहास कैसा है, तो उसका इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक सभ्यता में भी एक ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ की हड़प्पा जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो स्थानीय शासन का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो पुराना देखता है। ब्रिटिश कालीन भारत की बात करें तो उसमें भी स्थानीय शासन के संबंधों में प्रयास किए गए थे। सबसे पहले प्रयास कब देखने को मिलता है, तो 1882 में देखने को मिलता है। उस समय का जनरल कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। 1882 का लॉर्ड रिपन जो जनरल था वो क्या करता था, स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। ठीक है, उसने एक प्रस्ताव लाया था जिसे स्थानीय स्वशासन कहा गया था। यानी स्थानीय स्वशासन के प्रति प्रस्ताव किसने लाया था, तो लॉर्ड रिपन ने लाया था। कब लाया था, 1882 में। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बताया जाता है। दूसरा देखने को मिलता है कब, 1919 में। 1919 में क्या देखने को मिलता है, मांटेगू ट्रांसपोर्ट अधिनियम। मांटेगू ट्रांसपोर्ट अधिनियम कब आया था, 1919 में। 1919 के मांटेगू ट्रांसपोर्ट अधिनियम में भी स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कही गई है। उसमें क्या प्रावधान किए गए थे, तो उसमें स्थानीय स्वशासन के दो प्रकार बताए गए थे। कौन सा, एक था पंचायती राज और एक था नगरीय निकाय। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के संबंध में प्रावधान किसने किए गए थे, मांटेगू ट्रांसपोर्ट में किए गए थे। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी, तो महात्मा गांधी ने माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। गांधी जी के अनुसार गांव कैसा होना चाहिए, तो गांधी जी के अनुसार यदि गांव नष्ट हो गए तो देश नष्ट हो जाएगा। यानी कि गांव के नष्ट होने से देश नष्ट हो जाएगा। यह बात किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव के बारे में क्या कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि जब वे गलती करेंगे तभी वे कुछ सीखेंगे। यह बात किसने कही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। पंचायतों को राजनीति की पहली पाठशाला कौन मानते थे, यानी पंचायतों को राजनीति की प्रथम पाठशाला कौन मानते थे, तो जवाहरलाल नेहरू मानते थे। कौन मानते थे, जवाहरलाल नेहरू मानते थे पंचायतों को राजनीति की प्रथम पाठशाला। 1950 के मूल संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 40 में संविधान भाग का 4 किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। उसके अनुच्छेद 40 में प्रावधान था कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। किसमें है, मौलिक कर्तव्य में। भाग 4 में अनुच्छेद 40 में वर्णित है कि राज्य है जो ग्राम पंचायत का गठन करेगा और इन्हें वह शक्तियाँ प्रदान करेगा जिससे वह स्वायत्त निकाय बन सके। यह बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 40 में कही गई है। पंचायती राज संस्थाओं के मजबूती करने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो 1952 में। यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो 1952 में चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था, तो पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय स्वविस्तार योजना कब चालू गई थी, राष्ट्रीय स्वविस्तार योजना कब चालू की गई थी, 1953 में। 1953 में राष्ट्रीय स्वविस्तार योजना लागू की गई थी। उपर्युक्त दोनों योजनाओं अपने कार्यक्रम में असफल रही। ये दोनों योजनाएं अपने कार्यक्रम में सफल रहीं, जिसका मुख्य कारण क्या था, इन दो योजनाओं का मुख्य कारण क्या था, इन दो योजनाओं का मुख्य कारण था कि अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप एवं जन सहमति का अभाव। योजना आयोग के द्वारा 1957 में ग्रामोद्योग समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। ग्रामोद्योग समिति का गठन किया गया कब, 1957 में। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता थे। कौन थे उसके अध्यक्ष, बलवंत राय मेहता थे। इसलिए इससे बलवंत राय मेहता समिति कहा गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता था इसे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में क्या कहा गया था, तो बलवंत राय मेहता की समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि पंचायती राज का विधिवत उद्घाटन हो एवं त्रिस्तरीय पंचायत राज को अपनाना चाहिए। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाने का प्रचलन किसने किया था, तो बलवंत राय मेहता ने किया था। किसने किया था, बलवंत राय मेहता ने किया था। ठीक है, दूसरा, इसको कितने भागों में, 3 स्तर पे, ग्राम के स्तर पे, खंड के स्तर पे और जिला के स्तर पे इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। किसने कहा था, बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता के समिति के लिए जो 1957 में गठन किया गया था, उस समिति की सिफारिश कब प्रस्तुत की गई थी, तो उस सिफारिश की स्वीकार किया गया था, तो 12 जनवरी 1958 को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, तो एनडीसी के साथ स्वीकार किया गया था। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद को द्वारा स्वीकार किया गया था। और इस
जो परिषद को स्वीकार किया, जो प्रारूप को स्वीकार किया गया था 12 जनवरी 1928 को बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार किया गया। उसको सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? तो पंचायती राज का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। पंचायती राज का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को माना जाता है। राजस्थान में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? तो भगवत सिंह मेहता को माना जाता है। पंचायती राज के उद्घाटन के पश्चात प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो पंचायती राज के उद्घाटन के पश्चात प्रथम चुनाव 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। पंचायती राज के उद्घाटन के पश्चात पहला चुनाव कहाँ पे हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहला चुनाव कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के बाद पहला चुनाव कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। उद्घाटन कहाँ पे हुआ था पंचायती राज का? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुआ था, लेकिन उद्घाटन के बाद पंचायती राज का पहला चुनाव आंध्र प्रदेश राज्य में 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और 73वें संविधान संशोधन के बाद पहला चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था। अब उसके बाद एक समिति आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में, यानी 20 साल बाद। 1957 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति, और 20 साल बाद कौन सी समिति आती है? तो अशोक मेहता समिति आती है। कब? 1977 में। इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें पंचायती राज के 2 स्तर बताए गए थे, खंड स्तर का, और जिसमें 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या का गठन किया जाए, और दूसरा जिला स्तर पर। ठीक है, इसमें 2 स्तर का बताया गया था, एक था खंड स्तर पे और एक था जिला स्तर पे। खंड स्तर का गठन कितने स्तर पर किया गया? जहाँ पे 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या का गठन किया जाए। राज्य की मंत्री परिषद में एक पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया जाए। यह बात किसने कही थी? अशोक मेहता ने। क्या कही थी? कि राज्य की मंत्री परिषद में एक पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया जाए। SC ST को पंचायती राज में आरक्षण उपलब्ध कराया जाए। पंचायती राज के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति दी जाए। पंचायती राज के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति दी जाए। अशोक मेहता समिति के सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में इस समिति के सिफारिश के अनुसार चुनाव कराएगा। ठीक है, यानी कि जो पंचायती राज समिति 1977 में आया गया था, अशोक मेहता समिति थी, उसको अस्वीकार कर दिया गया। और इसको कहाँ पे अपनाया गया? तो इसको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में इस समिति की सिफारिश चुनाव कराएगा। GV समिति कब आई थी? 1985 में। कितने साल बाद? तो ये आई थी 8 साल बाद आई थी। GV समिति में क्या कहा गया था? तो इसमें इन्होंने कहा था कि पंचायती राज्य के लिए इन्होंने 4 स्तर बताए थे। हो गया कल्याण। पंचायती राज स्तर के 4 स्तर बताए थे। कौन कौन से? एक राज्य स्तर पे होगा, एक जिला स्तर पे होगा, एक खंड स्तर पे होगा, एक ग्राम स्तर पे होगा। जिला परिषद को पंचायती राज्य की मुख्य इकाई बनाया जाए। जिला परिषद को पंचायती राज्य की मुख्य इकाई बनाया जाए। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जाए, और ग्राम एवं खंड स्तर पर समस्याओं के समाधान हेतु ब्लॉक विकास कार्यालय की स्थापना की जाए। यह सिफारिश किसने की थी? तो GVK ने की थी। कब? 1985 में। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना समय का होगा? 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया जाए। वाह भाई, क्या तुम समिति लेके आए थे। 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया जाए। तुम भी ना भाई, अच्छा समिति लेके आए थे तुम। LM सिंघल समिति, लक्ष्मीमल सिंघल समिति कब आई थी? 1986 में। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघल समिति। इनने आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? तो राजीव गांधी को माना जाता है। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? राजीव गांधी को माना जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक तौर पर मान्यता, सुरक्षा, संरक्षा प्रदान की जाए। ग्राम स्तर को पंचायती राज की मुख्य इकाई बनाया जाए। ग्राम के समूह को मिलाकर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए। ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाया जाए एवं ग्राम सभा के महत्व को समझा जाए। ग्राम पंचायतों को अधिक आर्थिक संसाधन व वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराए जाए। पंचायती राज संस्थानों के नियमित चुनाव हो। पंचायती राज को सरकार का तीसरा स्तर घोषित कर दिया जाए। एक समिति आई थी PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति कब आई थी? PK थुंगन समिति आई थी 1988 में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। तुंगन समिति की सिफारिश पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। तुंगन समिति की सिफारिश पर 1989 में राजीव गांधी द्वारा सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ था। क्वेश्चन पूछ देगा कि किसकी समिति पर राजीव गांधी द्वारा संविधान संशोधन लाया गया था? तो तुंगन समिति की सिफारिश पे, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। पंचायती राज से संबंधित अन्य समिति कौन थी? दिवाकर समिति थी 1963 में। के संथानम समिति 1965 में। दांतेवाला समिति 1978 में। और BN
गोडगिल समिति कब थी? 1988 में। ठीक है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जो पारित कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 1992 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में आया था। और लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 9 में, भाग 4 नहीं, भाग 9 में अनुच्छेद 243 में 243 ए से लेके ओ तक लिखे अनुच्छेद एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, क्या जोड़ी गई? पंचायती संशोधन अधिनियम के द्वारा 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया था। ठीक है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। यह जोड़ा किसमें गया था? तो यह अनुच्छेद भाग 9 में और अनुच्छेद 243 में 243 ए से 243 ओ तक इसमें अनुच्छेद लिख के जोड़ा गया, और यह 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अनुसूची 11 में जोड़ा गया और भाग 9 में जोड़ा गया। इसे भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची जो थी भाग 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई इसमें। और अनुच्छेद किस में जोड़ा गया था? 243 ए से लेकर 243 ओ तक। इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें हैं 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, जिन पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य कर सकती है। यानी 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं उस पर कौन कार्य करती है? तो उस पर पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। अब बात करेंगे पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। 243 अनुच्छेद क्या कहता है? 243 अनुच्छेद कहता है कि परिभाषा लिखा गया उसमें कि जिला, पंचायत, ग्राम एवं जनसंख्या। ठीक है, यह परिभाषा लिखा हुआ कि जिला का, पंचायत का, ग्राम का एवं जनसंख्या क्या होगी उस पर। 243 का ए में क्या लिखा है? 243 ए में लिखा है कि ग्राम सभा का गठन व कार्य। ग्राम सभा का गठन व कार्य किस में लिखा गया है? तो 243 ए में है, ग्राम सभा का गठन एवं कार्य। ग्राम सभा में कौन होंगे? तो ग्राम के वयस्क मतदाता, ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरपंच, उप प्रधान और वार्ड पंच होंगे। ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है। यानी ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। राजस्थान में ग्राम सभा की कितनी बैठक होती है? तो राजस्थान में ग्राम सभा की 4 बैठकें होती हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी। 2 बैठकें कब होती हैं? 15 जनवरी और 26 जनवरी को भी होती है। 2 अक्टूबर 1 मई 1 मई से 15 दिन पहले या बाद। ये जो बैठकें होती है कब होती हैं? तो 2 अक्टूबर और 1 मई से 15 दिन पहले या बाद में होती हैं। और राजस्थान में कितनी होती हैं? 4 होती हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पे देखा गया है। इनका कोरम क्या है? तो ग्राम सभा का कोरम 1/10 होता है। नोट, ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच से मिलकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। सरपंच, उप सरपंच एवं ग्राम वार्ड के पंच मिलकर क्या करते हैं? ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। राजस्थान में इसकी प्रतिमाह 2 बैठक होती है। कोरम कितना होता है? 1/3 होता है। ग्राम पंचायत का कोरम 1/3 होता है और इसकी बैठक कब होती है? प्रतिमाह 2 बैठक होती है। प्रतिमाह 2 बैठक होती है इनकी। ग्राम सभा जो होती है वो जितने वोट देते हैं वो लोग, उनकी सभा होती है, ग्राम सभा होती है। 243 बी में क्या दिया? 243 बी में पंचायती राज का गठन दिया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पार्षद का गठन किया जाएगा। नोट, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो मध्य स्तर का होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पे खंड स्तर क्या पंचायत समिति नहीं होगी। वहाँ पे बस 2 समिति होगी। कौन सी होगी? एक ग्राम स्तर की पंचायत होगी और एक जिला स्तर पे होगी। वहाँ पे खंड अगर 20 लाख से कम हो तो किसी राज्य की जनसंख्या तो। 243 में क्या कहा गया है? 243 के सी में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधि के माध्यम से पंचायती राज की संरचना का गठन कर सकेगा। पंचायती राज के तीनों स्तर का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होगा। खंड जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होगा। खंड व जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष विधि से होगा। जबकि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को चुनाव में राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर निर्धारित किया जा सकेगा।
243 के डी में क्या है, 243 के डी में पंचायती राज से संबंधित आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। इसमें SC ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होगा। BC के आरक्षण का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। OBC के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज में महिला आरक्षण 50% कर दिया गया है 18 अप्रैल 2008 से। OBC को भी जनसंख्या के पर आधारण प्रदान किया जाता है। 243 के ई में 243 के ई में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। 243 के ई में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा। यदि कार्यकाल से पूर्व पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है एवं यह चुनाव शेष समय के लिए होगा, ना कि पूरे कार्यकाल के लिए। यदि चुनाव में अंतिम 6 माह का समय शेष है तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ई में क्या है? ई में है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल दिया हुआ है। 243 के एफ में क्या है? 243 के एफ में योग्यता दिया हुआ है। विधि बनाकर राज्य का विधानमंडल द्वारा निर्धारित करेगा। उम्र 21 वर्ष है, भारत का नागरिक है। 27 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी संतान नहीं हो। 27 नवंबर 1995 के पश्चात यह रूल आया था। 27 नवंबर 1995 के पश्चात की तीसरी संतान वह नहीं हो। घर में शौचालय हो। मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 का दोषी व्यक्ति नहीं हो। मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 का वह दोषी न हो, तब वह चुनाव लड़ने के योग्य, यानी कि ग्राम प्रधान का जो चुनाव लड़ेगा ग्राम पंचायत का, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो विधि बनाकर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित करेगा। उम्र कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए उसको, और घर में शौचालय हो। मृत्यु भोज का निवारण हो। अधिनियम 1960 का दोषी व्यक्ति न हो। 243 के जी में क्या है? कार्य। इसके कार्य क्या क्या होंगे? तो 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर पंचायती राज संस्थाएं सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास हेतु कार्य करेगी। तो पंचायत से संबंधित कार्य किसमें दिए गए हैं? तो 243 के जी में दिए गए हैं। पंचायती इसमें कौन कौन से कार्य दिए गए हैं? तो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कृषि, महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय अधिकारिता। 243 के एच में दिया है कर लगाने की शक्ति। एच में क्या है? टैक्स लगाने की शक्ति है। एच में कर लगाने की शक्ति दिया है। आई में क्या है? तो राज्यपाल के प्रति 5 वर्ष पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्यपाल प्रति 5 वर्ष पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। किसमें दिया है? 243 के आई में दिया है। राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या होंगे? राज्य की संचित निधि से पंचायती राज एवं संस्था हेतु अनुदान की मांग करना, राज्य सरकार को वित्तीय मामलों में परामर्श देना, ऐसे करों का निर्धारण करना जो पंचायती राज संस्थाओं के अधीन हो, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराने की मांग करना। किसमें है? 243 के आई में दिया हुआ है कर के बारे में। 243 जे में क्या है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर पंचायत की राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण किया जाएगा। लेखा परीक्षण किया जाएगा किसमें? 243 के जे में लेखा परीक्षण किया जाएगा। 243 का के में क्या है? कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जा सकेगा। किसमें? 2043 के में किया जाएगा, करेगा। राज्य योग्यता, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त राज्यपाल द्वारा कार्यकाल 6 वर्ष राज्य और या 65 वर्ष जो पहले हो। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का योग्यता क्या होगी? तो वह भारत के प्रशासनिक अधिकारी हो। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होगा या 65 वर्ष जो पहले हो उसके आधार पर। कार्यकाल से पूर्व हटाना राष्ट्रपति द्वारा सिद्धाचार के अक्षमता के आरोप में हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 243 का जेड, 243 का जे क्या है? जे यल है। यल के बाद क्या आएगा? यल आएगा। यल है ये। 243 के यल में क्या दिया है? कि 243 के यल में केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा अलग से आदेश जारी करना पड़ेगा। 243 यल में क्या दिया है? कि केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा अलग से आदेश जारी करना पड़ेगा। 243 के एम में क्या दिया है? कि पंचायती क्षेत्र लागू नहीं है। 243 एम में पंचायती क्षेत्र लागू नहीं है। जहाँ पर यह लागू नहीं है जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, 244 1 व 2 के अधीन क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में SC को आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। 243 यम वे क्षेत्र जहां पंचायत नोट 1 राज्य मात्र अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, एक राज्य मात्र अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। 243 का यन नई विधि बनने तक पंचायती राज प्रभावित। नई विधि बनने तक पंचायती राज क्या होगी? प्रभावित होगी। 243 का ओ
पंचायती राज के निर्वाचन के संबंध में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। पंचायती राज के निर्वाचन के संबंध में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस हेतु राज्य की विधानमंडल विधि प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा। अगला पॉइंट है पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्र में विकास। तो पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्र में विकास का संबंध किससे है? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दिलीप सिंह मुरिया ने। दिलीप सिंह यूरिया की अध्यक्षता में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के विशेष हेतु पेशा एक्ट का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? पेशा एक्ट का गठन किया गया था। पेशा एक्ट किससे संबंधित है? तो पेशा एक्ट पंचायती राज के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दिलीप सिंह मुरिया ने की थी। भारत में पेशा एक्ट लागू हुआ कब? भारत में पेशा एक्ट 1996 में लागू हुआ था, जबकि राजस्थान में पेशा एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1999 से लागू हुआ था। पेशा एक्ट कब लागू हुआ था? भारत में 1996 में। इसका अध्यक्ष कौन था? दिलीप सिंह मुरिया। वर्तमान में भारत के 10 राज्य में एवं राजस्थान के 8 जिलों में पेशा एक्ट प्रभावी है। ठीक है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में पेशा एक्ट प्रभावी है? तो भारत के 10 राज्य हैं। राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, झारखंड है और उड़ीसा है। तो ये 10 राज्य हैं जहाँ पे पेशा एक्ट क्या है? प्रभावित है। पेशा एक्ट कहाँ कहाँ प्रभावित है? राजस्थान। क्रम से देखते हैं हम। ठीक है, क्रम कहाँ से हम उठाते हैं? उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड के पास कौन है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के पास मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब हम उठाते हैं, इसमें देखते हैं महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 10 राज्य हो जाएंगे और राजस्थान के 8 जिलों में इस पेशा एक्ट प्रयोग किया गया। पेशा एक्ट का उद्देश्य क्या है? पेशा एक्ट है जो जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, जनजाति के रीति रिवाजों को संरक्षण प्रदान करने हेतु उन्हें सुरक्षा के साथ भाग 9 में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करना, पारंपरिक परिपाटी के साथ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना। ठीक है, अब बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत क्या है? प्रति 3000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है, यानी कि प्रति 3000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो 9 होगी। इसमें न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्ड का गठन किया जा सकता है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर कितने वार्ड का अतिरिक्त वार्ड का गठन किया जा सकता है? तो 2 वार्ड का गठन किया जा सकता है। अतिरिक्त 2 वार्ड का गठन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम 3000 देखें ना, तो यहाँ पे 3000 नहीं होगा, यहाँ पे हम 300 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 300। तो प्रति 3000 की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा और इसमें न्यूनतम वार्ड की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। अगर ये 1000 जनसंख्या पे होता है तो न्यूनतम वार्ड की संख्या 2 तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये 11 हो जाएगी। जनप्रतिनिधि क्या होते हैं? सरपंच होगा, उसका चुनाव होगा। चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष वैस करेंगे। किसके आधार पर? मताधिकार के आधार पर। वार्ड पंच होगा, इसमें उप सरपंच होगा, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। सरकारी अधिकारी कौन होगा? इसमें ग्राम विकास अधिकारी होगा, जिसे BDO कहते हैं। और शपथ कौन होगा? पीठासीन अधिकारी शपथ दिलवाएगा। शपथ कौन दिलवाता है? तो पीठासीन अधिकारी शपथ दिलवाएगा। त्यागपत्र के सरपंच किसको देगा? उप सरपंच को देगा। और उप सरपंच त्यागपत्र किसको देगा? वार्ड पंच को देगा। और त्यागपत्र किसको देंगे? BDO को देंगे। ठीक है, त्यागपत्र किसको देंगे? ये BDO को देंगे। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच किसको देंगे? BDO को देंगे। और बैठक की पूर्ति कब होगी? 15 दिन में एक बार। 15 दिन में कितनी पूर्ति होगी? बैठक पूर्ति 15 दिन में एक बार होगी। तो इस तरह से होगा कि जो जनप्रतिनिधि होंगे, सरपंच होगा, ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? BDO को देगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देगा। BDO को नहीं देगा, BDO को देगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देगा, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को नहीं देगा। किसको देगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे। उप सरपंच भी उसी को देगा और वार्ड पंच भी उसी को देगा। कोरम या गणपूर्ति कितनी होगी? कोरम या गणपूर्ति 1/3 होगी। पंचायत समिति 1 लाख पर गठित किया जाएगा और इसमें न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? 15। पंचायत समिति का गठन कितने पे किया जाएगा? 1 लाख की जनसंख्या पे किया जाएगा। प्रति 15,000 की जनसंख्या पर अतिरिक्त होगा 2 वार्ड सदस्य। 15,000 की जनसंख्या पे 2 वार्ड अतिरिक्त किए जाएंगे। जनप्रतिनिधि, इसका जनप्रतिनिधि कौन होगा? प्रधान होगा, उप प्रधान होगा और पंचायत समिति के सदस्य होंगे। प्रधान का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रधान का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भाग कौन लेता है इसमें? पंचायत के सदस्य लेते हैं। चुनाव प्रत्यक्ष और चुनाव वयस्क मतदाता द्वारा होता है। शपथ कौन दिलाता है? DM दिलाता है। नियुक्ति पीठासीन अधिकारी करता है। त्यागपत्र पंचायत सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, उप प्रधान। बैठक प्रति 1 माह में एक बार। कोरम 1/3। जिला परिषद 4 लाख होती है। 4 लाख पे 1 जिला परिषद होती है। कितने वार्ड में होती है? 17 वार्ड में होती है। 1 लाख के होने पर इसको 2 बढ़ाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि क्या? जिला परिषद के जनप्रतिनिधि कौन कौन होते हैं? तो जिला प्रमुख होता है, उप जिला प्रमुख होता है और जिला परिषद सदस्य होते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है? तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जिला परिषद का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें कौन से वयस्क मताधिकारी लोग भाग लेते हैं? ठीक है, सरकारी अधिकारी इसमें कौन होता है? जिला कार्यकारी अधिकारी होता है। इसका सरकारी अधीक्षक कौन होता है? तो जिला कार्यकारी अधिकारी होता है। शपथ या पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो DM होता है।
शपथ पीठासीन अधिकारी डीएम होता है। त्यागपत्र ये लोग किसे देंगे, तो त्यागपत्र ये जिला प्रमुख को देंगे। जिला प्रमुख को ये त्यागपत्र देंगे। कौन, जिला परिषद सदस्य और उप जिला प्रमुख जिला प्रमुख को त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र कौन होगा, संभागीय आयुक्त होगा। अरे ये जिला प्रमुख कौन होगा, संभागीय आयुक्त होगा, उसको ये लोग त्यागपत्र देंगे। जिला की बैठक कितने दिन होगी, तो 90 दिन में एक बार होगी। कितने में होगी, 90 दिन में एक बार होगी। बैठक के लिए कोरम कितना होगा, 1/3। कितना है, 1/3 कोरम है। पंचायत समिति के सदस्य का मानदेय कितना होगा, तो पंचायत समिति के सदस्य का मानदेय होगा 420 रुपये प्रति बैठक। पंचायत समिति के सदस्य का मानदेय 420 रुपये प्रति बैठक। वार्ड पंच का मानदेय कितना होगा, 240 रुपये प्रति बैठक। और जिला परिषद का मानदेय कितना होगा, 600 रुपये प्रति बैठक होगा। अब बात करेंगे नगरीय निकाय के बारे में। ठीक है, भारत में नगरीय प्रशासन अति व्यापक है। नगर प्रशासन के संचालन हेतु नगरीय समिति का गठन किया गया था। ब्रिटिश काल में गांवों की तुलना में शहरों का विकास ज़्यादा किया गया एवं भारत में 1687 में मद्रास में प्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई। भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना मद्रास में की गई थी। कब की गई थी, 1687 में। कब की गई थी, 1687 में मद्रास में प्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई थी। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम में नगरीय प्रशासन का प्रावधान था। नगरीय प्रशासन का प्रावधान चेम्सफोर्ड के अधिनियम में था। कब, 1919 में। मूल संविधान में नगरीय निकाय का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। 1989 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा नगरीय निकाय के संबंध में 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नगरीय विधेयक के लिए नगरीय निकाय के संबंध में 65वां संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा लाया गया था, तो राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। कब, 1989 में। और यह पारित नहीं हो सका था। 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरीय निकाय के संबंध में पारित किया गया था। और यह लागू कब हुआ, तो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। और ग्राम पंचायती अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और नगरीय निकाय कब लागू हुआ था, तो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, संविधान के भाग 9A जोड़ा गया, जिसके अनुच्छेद 243 नगरीय निकाय का जो आर्टिकल है वो 243P से लेकर 243ZG तक जोड़ा गया था। 243ZG तक जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। कुल 18 विषय नगरीय निकाय के जो कार्य कर सकते हैं। 243 के P में क्या दिया है, तो 243 के P में परिभाषा दिया है। 243 के Q में दिया है पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय गठन, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के रूप में होगी। इसमें कितनी जनसंख्या होगी, राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर की जाएगी। किसमें दिया है, 243 Q में दिया है। 243 R में नगरीय निकाय की संरचना के बारे में दिया गया है। इसके द्वारा निर्धारित तीनों अध्यक्ष के चुनाव, राज्य विधानमंडल तीनों स्तर के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होगा। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, ये उतना जरूरी नहीं है। नगर निगम के पार्षद को महापौर कहा जाता है, नगर परिषद के पार्षद को सभापति कहा जाता है और नगर पालिका के परिषद को अध्यक्ष कहा जाता है। 243 S में वार्ड समिति का गठन किया गया। H में वार्ड समिति का गठन किया गया। T में क्या किया गया है, आरक्षण। नगरीय निकाय में आरक्षण SC ST वर्ग हेतु जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। महिला आरक्षण कितना होगा, 1/3 होगा। और OBC का आरक्षण निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। 243 U में क्या है, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। 243 के V में क्या दिया है, योग्यता है। 243 के W में है कार्य कितने, 18 विषयों पर। 243 का यक्ष क्या है, कर लगाने की शक्ति है। 44 कहाँ से, 44 नहीं होगा, ये 43 होगा। ठीक है, 243 का वाई जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। 243 का जेड लेखा परीक्षण से है। 243 का जेड ए जो है राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति को अलग से आदेश देगा ये। 243 जेड बी संघ शासित प्रदेश में नगर निकाय है। 243 जेड सी में वे क्षेत्र जहां नगरीय निकाय व्यवस्था लागू नहीं होगी। 243 जेड डी जो है जिला नियोजन समिति और जिला आयोजन समिति होगी। प्रत्येक जिला स्तर पर पंचायती राज नगरीय संस्थाओं को मिलाकर इस समिति का गठन किया जाता है। इनमें से सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन यह प्रावधान किया गया कि कुल सदस्य संख्या का 4/5 सदस्य निर्वाचित होंगे। राजस्थान में कुल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 निर्वाचित होते हैं और 3 पदेन सदस्य होते हैं। जिला कलेक्टर, जिला परिषद CEO एवं अतिरिक्त CEO, DM, CEO। 2 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। 243 ZE किससे संबंधित है, महानगरीय आयोजन समिति से। 243 ZF वर्तमान विधि की प्रभावशीलता से। 243 ZG नगरीय संस्था के चुनाव न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा इसमें। हम अगर यहाँ से समझें तो चीज़ें हमें समझ में आएंगी। पंचायती राज के लिए ये है, ये नगरीय निकाय के लिए। ठीक है, 243 इसके लिए भी है, 243 इसके लिए भी है। तो इसमें A से शुरू होता है, इसमें P से शुरू होता है। ठीक है, तो पहले में क्या है, परिभाषा है।
फिर क्या है, गठन है, फिर क्या है, इनकी संरचना है, आरक्षण है, कार्यकाल है, योग्यता है, कार्य है, कर है, टैक्स लेने का है, वित्त विभाग है, फिर उसके बाद क्या है, लेखा परीक्षण है, फिर क्या है, निर्वाचन आयोग है, फिर क्या है, यूटी राष्ट्रपति इसका निर्धारण करेगा, ठीक है। फिर क्या है, लागू नहीं की जा सकती है किसमें, 243 के यम में है और 243 के जेड सी में है। विधि प्रभावी होगी 243 के यन में। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है 243 का जेड जी, ठीक। वार्ड समिति 243 का यस, जिला नियोजन समिति, जिला आयोजन समिति जेड डी में है, महानगरीय समिति जेड ई में है और ग्राम सभा 243 के ए में है।